तो सर आज का टॉपिक आईटी एक्ट है और मतलब ये मैं जनता को भी बताना चाहूँगा कि जो मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, वो सवाल आम जनता से रिलेटेड है। मतलब जो हमारी आम ज़िंदगी में हमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई डाउट्स होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, वो सारे आईटी एक्ट में कहाँ उसके राज छुपे हैं, क्या आंसर्स हैं। पहली बात तो वो, दूसरी बात कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ें साइबर स्पेस में हैं कि लोगों को नहीं पता, उनके आसपास हो रही हैं पर उनको पता होनी चाहिए। तो ये सब के साथ हम मिलके आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और ये कॉन्वर्सेशन रहेगी। तो सर आज का टॉपिक है आईटी एक्ट। अब आईटी एक्ट, सर पहली बात तो क्या है आईटी एक्ट? एंड एक मैंने आपके 2-3 इंटरव्यूज देखे जहाँ पे आपने कहा है कि मदर लेजिस्लेशन है, तो इतनी इंपॉर्टेंस आईटी एक्ट की क्यों है? साक्षर, आज इस लॉ को हम फॉर ग्रांटेड मानते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि लॉ जब बना था तब शायद किसी को नहीं मालूम था कि लॉ क्या स्वरूप लेने वाला है। 25 साल पहले, सन 2000 में, उस जमाने में .com बूम आया हुआ था, तो बहुत होड़ थी राष्ट्रों में कि कोई ना कोई ऐसा लॉ लेकर आए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को लीगल रिकॉग्निशन प्रदान करे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को एक कानूनी मान्यता प्रदान करे। तो हम लोगों ने लॉ बना लिया और उस लॉ को हमने केवल एक बार संशोधित अमेंड किया 2008 में, मुंबई आक्रमण के बाद, 26/11 अटैक्स के बाद, और उसके तत्पश्चात हम उसको अमेंड नहीं कर पाए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का अडॉप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो आज ये लॉ भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कानून बन गया है। अगर मैं आज आंखें बंद करूं और भारत के 3 सबसे इंपॉर्टेंट लॉज की गणना करूं, तो उसमें ये कानून, भारत का आईटी एक्ट, आता है। क्यों? क्योंकि आज अगर भारतवर्ष में आप किसी भी 7 रॉ मटेरियल्स में से एक का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर रिसोर्सेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एवं डेटा और इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस कानून के दायरे में आ जाते हैं। और आज कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कर लीजिए, सब कुछ आईटी एक्ट के अंदर आ जाता है। तो सर आपने बोला टॉप 3 है, बाकी 2 लॉज कौन से हैं? बाकी 2 लॉज हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दूसरा है भारत का पीनल लॉज। पहले भारतीय दंड संहिता थी, आज भारतीय न्याय संहिता है। मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को टॉप पे रखा है, इसको थर्ड पे रखा है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हम 3 लेवल पर, अगर मैं ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति की बात करूं, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक त्रिमूर्ति है, पीनल दूसरी त्रिमूर्ति है, और आईटी एक्ट तीसरी। अच्छा, तो सेम लेवल है तीनों का। उसका कारण यह है कि हमारा संविधान का एक पर्टिकुलर रोल है, वो रोल प्ले करता है। लेकिन जब हम इसकी बात करें, तो आज इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में अगर कोई भी कानून आपको पूरी तरीके से कवर करता है, तो वो एक्ट होता है। हाँ, अल्टीमेटली अगर मैं उनमें से भी एक चुनूंगा, तो भारतीय संविधान है। क्यों? क्योंकि संविधान हम लोगों का एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोगों को रास्ता बताता है कि क्या है। लेकिन उसके ही लगभग सिमिलर, उतना ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट भारत का आईटी एक्ट है, और लोग उसको सिर्फ एक आईटी एक्ट मान लेते हैं। लेकिन मैं आज 25 साल हो गए इस कानून में पढ़ते हुए, हर बार जब पढ़ता हूं, कुछ ना कुछ नई चीज ढूंढ निकालता हूं, कुछ नया आयाम, कुछ नया मैनिफेस्टेशन निकाल पाता हूं। और जैसे जैसे कानून बदल रहा है, कानून को सप्लीमेंट कर रहा है जज मेड लॉ, यानी कि जजमेंट्स आ रहे हैं, और जजमेंट के माध्यम से इस कानून के प्रावधानों को इंटरप्रेट किया जा रहा है। साथ ही साथ नई नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो रही है, और जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हमारे सामने चुनौती यह है कि हम आईटी एक्ट के प्रोविजंस को इन नई टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम में किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। और सब तो जैसे जैसे कानून में और परिवर्तन आएगा, आईटी एक्ट को भी बदलना होगा। अब देखिए, भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है 1 जुलाई 2024 से। उसमें साइबर क्राइम की कवरेज अलग है, लेकिन उस कवरेज को भारत के आईटी एक्ट के साइबर क्राइम की कवरेज के साथ मिलकर हमें बढ़ना होगा। तो ऑल सेड एंड डन, इट्स अ फैंटास्टिक लॉ। मुझे लगता है हर भारतवासी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इस्तेमाल करता है, उसे भारत का साइबर लॉ, भारत का आईटी एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप महारत होनी चाहिए, पर जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पुरानी कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन द आइज ऑफ लॉ। अगर आपने जाने अनजाने में इस कानून के प्रावधानों का वायलेशन कर दिया, तो संभावित तौर पर कहीं ना कहीं आप कानून के भंवर में जकड़ जाएंगे। तो इससे पहले कि आप ना जकड़ें, आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, बेटर है इस लॉ के बारे में आप जान लें, और अपने जो डिजिटल एक्टिविटीज हैं उसको इस लॉ के प्रावधानों के अनुसार लेकर मोल्ड करें। सर आपने इग्नोरेंस ऑफ लॉ की बात की। अब भारत, इसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं, सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लगभग काफी सारे लोग, और इसमें जेनजी भी आती है, इसमें हमारे जो हैं सीनियर सिटीजन भी आते हैं, वर्किंग क्लास आती है, अलग अलग लोग हैं। अब लोग सोशल मीडिया पे हैं, लोग डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं,
तो ये पूरा एक इकोसिस्टम साइबर का है। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी बेसिक मिस्टेक्स है जो हर कोई आजकल कर रहा है और वो आईटी एक्ट में वायलेशन है? आजकल हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जो हम फॉर ग्रांटेड मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आईटी एक्ट में वायलेशन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आज किसी और का यूजर नेम या पासवर्ड इस्तेमाल करके कोई भी नेटवर्क वाईफाई को लॉक करना एक सामान्य बात है। मैं आपके दफ्तर आया हूं, मुझे आपका वाईफाई चाहिए, मैं आपसे यूजर पासवर्ड मांगूंगा। अगर तो आपने मुझे इजाजत दे दी है तो ठीक है, अगर मैंने आपकी इजाजत नहीं ली तो वो वायलेशन हो जाता है। आईटी एक्ट में दंडनीय अपराध है। तो कंसेंट जरूरी है। कंसेंट जरूरी है। कंसेंट ना हुआ तो 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, सेक्शन 66 भारत की आईटी एक्ट में। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो अश्लील कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, 18+ कंटेंट, अडल्ट कंटेंट, मैच्योर कंटेंट। देखिए, अगर आप कंटेंट को देख रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, कानून कहता है आप देखिए, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। लेकिन अगर आप उसका प्रकाशन करेंगे, पब्लिकेशन करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे या प्रकाशन या ट्रांसमिशन में हेल्प प्रदान करेंगे, तब वो दंडनीय अपराध हो जाएगा। उसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो अज्यूमिंग आपको एक अडल्ट जोक आया, आपको अच्छा लगा, आपने अपने फ्रेंड को भेज दिया व्हाट्सएप पे, कहीं और पे, आपने ऑफेंस कर दिया। अब आप पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं वो बात की बात है, लेकिन पकड़े जाएंगे तो सजा की दिशा में आप जा सकते हैं। तो अगर मैं देख रहा हूं तब कुछ नहीं होगा? देखिए, लॉ कहता है कि व्यूइंग ऑफ पोर्नोग्राफी ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप अडल्ट हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी पोर्नोग्राफी को, उसी ऑब्सेनिटी को प्रकाशित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को डिसेमिनेट करते हैं, सेंड करते हैं, तब वहां पर कानून का आपत्ति है। वहां पर वो इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस बना देता है, सेक्शन 67 आईटी एक्ट में। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस किए हैं जहां पे लोगों ने अनजाने में इस तरह की कंटेंट को प्रकाशित कर दिया, सेंड कर दिया, दोस्त को सेंड किया, पता लगा बाद में दोस्त के साथ दुश्मनी हो गई। उसी दुश्मन ने आपके बरखिलाफ कंप्लेंट दाखिल कर दी और एफआईआर दर्ज कराया कि साहब, इसने देखिए ऑब्सीन इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट मुझे भेजा था, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, और उसके आधार पर सेक्शन 67 आईटी एक्ट में मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो सर, आप जो कह रहे हैं तो नॉर्मल कॉलेज, मतलब कॉलेज में बहुत नॉर्मल है, लोग अपना सेंड करते हैं बिना उसके कुछ। देखिए, नॉर्मल तो सही बात है, वो कहते हैं ना, चोरी सारे करते हैं, जो पकड़ा जाए वो चोर कहलाता है। तो आपको ये देखना है कि आप पकड़े ना जाए, कोशिश करें आप कानून की गिरफ्त में ना आए, क्योंकि एक बार आप इस गिरफ्त में आ गए तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कई साल लग जाएंगे इस कानून की भंवर से बाहर आने के लिए। आज 2025 है, मैं 2002 का एक साइबर क्राइम का मुकदमा कर रहा हूं। आज करीबन 23 साल हो गए हैं, अभी भी मुकदमा पूरी तरीके से फर्स्ट लेवल पर क्लोज नहीं हुआ है। फर्स्ट लेवल 23 ईयर्स। जी हाँ। तो देखिए, आपका ये एक्सपेक्टेशन कि साइबर क्राइम है, तुरंत हम बटन दबाएंगे, तुरंत मुकदमे का फैसला हो जाएगा, तुरंत कन्विक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा करना है, उसे प्रोड्यूस करना है, उसे प्रूव करना है, और नॉर्मली प्रूव नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीका है। पहले सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट होता था, आज धारा 63(4) है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके तहत आपको साबित करना पड़ेगा, और साबित करने में आपकी नानी याद आ जाती है। तो इसलिए आजकल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करना एक बहुत बड़ी हरक्यूलियन टास्क है, और लोगों को इस बात को मद्देनजर रखना होगा। तो सर, आपकी 200 बुक्स में से कुछ बुक्स हमने पीछे भी लगाई हुई हैं, और मैं उसमें से अब अगेन 25 साल हो गए आईटी एक्ट को ऑलमोस्ट, और उसमें से मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था। अब कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ लूपहोल्स होते हैं, बट कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। तो क्या ऐसे कोई सेक्शंस हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हो? ऐसे कोई सेक्शंस हैं जहां पर कंट्रोवर्सी बोल लीजिए, ग्रे जोन बोल लीजिए, जिसका मिसयूज होता है आईटी एक्ट? देखिए, एक सेक्शन है जिसका मैं देखता हूं कि भरपूर मिसयूज होता है, जो आज भी मौजूद है, वो है सेक्शन 79 आईटी एक्ट। सेक्शन 79 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इंटरमीडियरीज को कुछ स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी प्रदान की। इंटरमीडियरी यानी हर वो व्यक्ति जो किसी और व्यक्ति के बुनियाद पर, उसके बिहाफ पर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, सेव कर रहा है, सेंड कर रहा है। यानी कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, हर प्रकार के जो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप इंटरमीडियरी बन जाते हैं। सो मच सो कि अगर आप कंपनी में हैं और आपके मुलाजिम को आपने कंप्यूटर दे रखा है और इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रखी है, तब भी आप एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। तो आप एक इंटरमीडियरी बन जाते हैं, बिचौला। आप कानून कहता है कि अगर आप बिचौला हैं तो आप बिचौले का रोल प्ले करिए, आप बहुत ज्यादा कलाकारी ना करिए। तो कानून कहता है कि साहब,
आप इंटरमीडियरी हैं। अगर आप 4 चीजों का पालन करेंगे, तब मैं इन 4 कंडीशंस की फुलफिलमेंट होने के बाद आपको एक स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी दूंगा। मतलब डिफेंस एक तरीके का। मैं आपको, आप आग के दरिया में कूद रहे हैं, मैं आपको एक फायर सूट दूंगा, और वो फायर सूट का सीधा असर ये होगा कि आग आपको टच नहीं कर पाएगी। तो ये बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 चीजें फुलफिल हो गई जी, तो आप सेफ है। बिल्कुल सेफ है। और 4 चीजें क्या है? अगर आप इंटरमीडियरी हैं तो पहला, आपको भारत की आईटी एक्ट और रूल्स का पालन करना है। दूसरा, आपको ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतनी है जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह कर रहे हैं। तीसरा, आप किसी भी ऑफेंस में कंस्पायर या अबेट नहीं कर रहे हैं। चौथा, जब सरकार आपको बोले कि साहब ये कंटेंट को आपने रिमूव करना है, तब आप तुरंत उसको रिमूव करेंगे या डिसेबल एक्सेस करेंगे। अगर इन 4 चीजों का आपने पालन कर दिया, तब कानून आपको एक स्टैट्यूटरी प्रॉमिस देता है। 3 भी नफी, 4 चारों के चारों होने चाहिए। उनमें से एक भी मिसिंग हो गया तो आपको सुरक्षा कवच नहीं मिलेगा। अगर ये चारों कंडीशन आपने फुलफिल कर दिए, कानून आपको एक ऐसा सुरक्षा कवच देता है कि आपको गारंटी देता है कि आपके बरखिलाफ कहीं पर कोई भी मुकदमा हो जाए, आपको कोई नहीं फोर्स कर सकता कि आप 1 रुपया पैसा दीजिए। आपके बरखिलाफ कितने ही भी एफआईआर हो जाए, कितनी भी आपके बरखिलाफ शिकायतें हो जाए, आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। तो जब 2 सॉलिटरी प्रॉमिस कानून देता है, आप जेल नहीं जा सकते, आपकी जेब से एक पैसा नहीं निकाला जा सकता। जब ये आपको सेफ्टी नेट मिल जाता है, तब आप निधन होकर अपना काम कर सकते हैं। और चाहता ही कानून ये है कि एज एन इंटरमीडियरी आप अपना काम करें और ये गड़बड़ ना करें। हो क्या रहा है, अधिकांश तौर पर इंटरमीडियरीज कह तो रहे हैं कि साहब मेरी को सुरक्षा कवच का अधिकार है, लेकिन वो 4 कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अक्सर कहीं ना कहीं जो यूजर्स होते हैं, अफेक्टेड पर्सन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें